गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षक के उपाय जिसमें पहला है आपके रासायनिक उपाय। तो रासायनिक उपाय द्वारा हम खाद्य को परिरक्षित कर सकते हैं। लंबे समय तक हम बिना हानिकारक सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से उनको बचा सकते हैं। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। यानी कि नमक और खाद्य तेल का उपयोग हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए हम कर सकते हैं और हम करते भी हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे लंबे समय तक अपना अचार खराब नहीं होता, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं, जिनका उपयोग जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिनसे ये संदूषित होने से बचाते हैं। तो जैम स्क्वैश आप जानते हो, जैम के पैकेट अलग अलग पैकेट मिलते हैं बाज़ार में, जिसको ब्रेड पर लगा के खाया जाता है। स्क्वैश यानी कि शरबत वगैरह बनाने में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नमक द्वारा परिरक्षण कैसे होता है सेकंड। तो नमक द्वारा परिरक्षण हम किस प्रकार करते हैं। सामान्य नमक का उपयोग, जो अपने जनरल नमक होता है जिनका हम उपयोग करते हैं, उसका उपयोग हम मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। यानी कि जहाँ बड़े बड़े समुद्र होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो मछलियों को जाल में पकड़ कर लाते हैं और उसकी फिर सप्लाई अलग अलग स्थानों पर की जाती है। तो वहाँ से जब वो सप्लाई करते हैं तो अब काफ़ी लंबी दूरी तय करने पर काफ़ी समय भी लगता है क्योंकि मछलियों को जैसे ही जाल में पकड़ते हैं तो फिर वो कुछ समय बाद वो मृत हो जाती है। और आपको पता है कि मछली जल की रानी होती है और उसको बाहर निकालते हैं वो मर जाती है। तो वो मरने के बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ने लगती है, ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लगते हैं। तो उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि ना करें, इसलिए उसको नमक से पैक किया जाता है, यानी कि उसको पूरा नमक से ढक दिया जाता है। तो जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली पर सूखा नमक ढक देते हैं, जिससे वो काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होती और उसको जिस स्थान पर पहुंचाना होता है, समुद्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों के, तो वहाँ तक पहुँचाया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है, जिससे आम, आंवला, इमली ये खराब न हो। चीनी द्वारा परिरक्षण। अब चीनी द्वारा कैसे परिरक्षित किया जाता है। चीनी भी एक परिरक्षक है अच्छी, जैसे कि जैम, जेली, स्क्वैश यानी कि जैम, जेली। जैम आप जानते हो, वही ब्रेड पर लगा कर आप खाते हैं वो। जेली चॉकलेट वगैरह जो होती है। स्क्वैश शरबत जिसमें चीनी द्वारा परिरक्षण किया जाता है। चीनी का प्रयोग खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, यानी कि चीनी के प्रयोग से शक्कर का उपयोग करेंगे तो उसमें नमी की मात्रा में कमी होगी और जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अगर जैम, जेली, शरबत में अगर शक्कर मिला दी जाए तो वो पानी की नमी को रोकते हैं, मतलब काफ़ी कमी आ जाती है। फिर जीवाणु की जो वृद्धि होती है वो कंट्रोल हो जाती है अगर नमी नहीं रहेगी तो, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ कहीं पर भी नमी होगी वहाँ किसी भी खाद्य वस्तु का खराब होना तय है। इसलिए नमी को कम कर दें तो कोई भी सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो चीनी के प्रयोग से नमी में कमी कर सकते हैं। तेल एवं सिरके का उपयोग करके परिरक्षण कैसे करते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण होने से बचाते हैं। तेल का उपयोग करने से आपको पता है कि हम कभी भी अचार बनाते हैं तो उसमें तेल की काफ़ी मात्रा डालते हैं और इतना तेल डालते हैं ताकि अचार जो भी है वो पूरा का पूरा उसमें निमग्न रहे, यानी कि डूबा हुआ रहे। और अगर तेल से जैसे ही कोई भी अचार
हैं वो अगर तेल से बाहर निकला हुआ है तो उसके ऊपर कवक फफूंद लग जाती है, यानी कि जीवाणु लग जाते हैं, और वो उसको कवक लगने से पूरा का पूरा अचार खराब होने लगता है धीरे धीरे। तो उसको बचाने से हम तेल का उपयोग कर सकते हैं। सिरके का उपयोग करने से भी अचार खराब नहीं होता, यानी कि सिरका जो विनेगर हम वो बाज़ार से रेडीमेड मिलता है विनेगर सिरका, वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा हम नींबू का रस डालते हैं जिससे अचार ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते तेल में और सिरके में, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस परिरक्षण इसी विधि द्वारा करते हैं। बेटा काफ़ी सब्जियां होती है, आप देखते हैं मार्केट में कि सब्जियां होती है जो काफ़ी ऐसे चमक रही होती है, चिकनी होती है, क्योंकि उनको उनके ऊपर पहले पानी में उनको जब धोते हैं तो उसी पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने पर उसको वॉश करते हैं तो वो ऑयल होता है उन सब्जियों के ऊपर लग जाता है। इसलिए टमाटर, नींबू, बहुत सारी कुछ सब्जियां होती है जिनके ऊपर वो ऑयल की एक लेयर बन जाती है जिससे सब्जी खराब नहीं होती। तभी आपने वो जब पानी छिड़कते रहते हैं तो उसके ऊपर अलग से ड्रॉप दिखती है, क्योंकि वो तेल के ऊपर टिक नहीं पाती। और सब जितने भी सब्जियां, फल होते हैं उनके ऊपर ऑयल का उपयोग किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना, इसके द्वारा भी हम सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को नष्ट कर सकते हैं। आपने अपनी माँ को दूध उबालते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम ताप होने के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकती है। तो फ्रिज में तापमान कम होता है, तो कम तापमान में, बहुत ही कम तापमान में सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते। अब होता है कि पाश्चुरीकृत दूध, आपने सुना होगा, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। क्योंकि जो पाश्चुरीकृत दूध होता है इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। इसका ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। 15 से 30 मिनट तक इसको गर्म ठंडा करते रहते हैं। 15-30 सेकंड नहीं, यहाँ पे सेकंड गलत टाइप हो गया होगा। तो पाश्चुरीकृत दूध होता है जिसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट तक गर्म करते हैं, फिर इसको ठंडा करते हैं, फिर वापस 15-30 मिनट तक गर्म करते हैं, फिर वापस ठंडा करते हैं। ऐसा 2-3 बार प्रक्रिया की जाती है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग, आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की से सुरक्षा होती है। यानी आजकल काफ़ी चीज़ें पैक की आती है जिससे उनको कोई भी हो। आजकल काफ़ी सब्जियां, मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट, जो काजू बादाम वगैरह जो होते हैं, इनको पैकेटों में बेचे जा रहे हैं, जिससे इनमें कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं लगते। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपने पिछली कक्षाओं में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा है, यानी कि 6th और 7th में जो राइजोबियम जीवाणु में के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो राइजोबियम जीवाणु हैं जो लेग्यूम पौधों, यानी कि हिंदी में कहते हैं तो दलहनी पौधे जैसे कि मूंग, चना, अरहर की दाल, बहुत सारे दलहनी पौधे होते हैं जिनको हम लेग्यूम पौधे बोलते हैं। इनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और याद कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, यानी राइजोबियम जो जीवाणु हैं लेग्यूम पौधे यानी कि दलहनी पादपों के जड़ों में ग्रंथिकाओं के रूप में रहते हैं। सेम और मटर जो कि एक सहजीविता का उदाहरण है, कभी कभी
तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु हमें पता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण चाहे कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर ही रहती है। और ये आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव होता है, तो इसके विषय में भी हम आगे समझते हैं। जैसे कि ये दलहनी पौधा है, तो पहले हम इस चित्र के बारे में देख लेते हैं। लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं। तो इस पादप की जो ये जड़ें हैं, इन जड़ों के बीच में आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर दिख रही है। इसको जूम करके दिखाते हैं हम। तो ये जो छोटी छोटी ग्रंथिकाएं दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ राइजोबियम जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं या नाइट्रोजन को इकट्ठी कर रहे हैं। और ये ग्रंथिकाएं दलहनी पादप में होता है, यानी कि ये मूंग का पौधा हो सकता है जिसकी जड़ें हैं, चने का पौधा हो सकता है जिसकी जड़ें हैं। जितने भी दलहनी पादप होते हैं उनमें ऐसे ही जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें ग्रंथिकाएं बनती हैं, और उन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु होता है। फिर नाइट्रोजन चक्र, ये हम नेक्स्ट कल पढ़ते हैं।